तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज से 12th का मैथमेटिक्स। 12th का ये जो मैथमेटिक्स है यह एनसीईआरटी के सिलेबस के ऊपर आधारित है। आपने लास्ट जो 11th क्लास के अंदर सिलेबस पढ़ा वो भी एनसीईआरटी का ही था और अब अपने जो सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं वो भी एनसीईआरटी का ही होगा। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पहला लेक्चर और ये जो पहला लेक्चर है यह है फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका समन्वय फलन। आपने यही चैप्टर पढ़ा है 11th क्लास के अंदर भी और 11th क्लास के अंदर ये जो चैप्टर था ये था सेकंड चैप्टर। वहीं से अपने इसको स्टार्ट करेंगे। हालांकि उस चैप्टर के ऊपर अपने डिटेल के अंदर मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अपने स्टार्ट करेंगे, हालांकि बेसिक से ही स्टार्ट फिर से करने जा रहे हैं। जो जो काम की बातें हैं वो अपने यहाँ पे नोट करते जाएंगे और जो 12th से रिलेटेड अपने लिए जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो सारा का सारा अपने आगे की वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। आज सिर्फ हम बेसिक बातों के बारे में बात करेंगे जो कि संबंध और फलन के लिए काम की चीज़ें हैं जो हमने 11th के अंदर पढ़ा हुआ था। एक तरीके से अपने इसको रिवीजन क्लास मान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहली बात जो अपने को इसमें ध्यान में रखनी है वो है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा। हालांकि सब बातें हमने पहले से डिस्कस कर रखी हैं लेकिन फिर भी अभी इस चैप्टर को स्टार्ट करना है तो वो बातें काफ़ी ज़रूरी हैं वापस से आपको रिकॉल करवाने के लिए। तो देखिए इसमें अपने को शुरुआत करनी पड़ेगी सबसे पहले कि हमारा जो पूर्व ज्ञान है कि हमने जो पहले से पढ़ा हुआ है उसमें से अपने को क्या क्या बातें अपने को ध्यान में रखनी है। तो उसमें नंबर 1 अपने पास है कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा कि पहली बात तो अपने को ये ध्यान में रखनी है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा। ठीक है, ज़्यादा अपने इसके ऊपर लंबी बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको याद करवाने के लिए कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो समुच्चय ए और बी। पहला समुच्चय ए उसमें हमने कोई अवयव मान लिए 1, 2, 3 और दूसरे समुच्चय के अंदर हमने अवयव मान लिया a, b। तो इन दोनों समुच्चयों का जो कार्तीय गुणा होगा उसको लिखने का जो तरीका है वो a क्रॉस b, मतलब a समुच्चय का b के साथ कार्तीय गुणनफल। तो ये कार्तीय गुणनफल लिखने का जो तरीका था वो ये था कि आपको यहाँ पर क्रमित युग्म, ठीक है, कार्तीय गुणा का संबंध रहता है डायरेक्ट क्रमित युग्म के साथ में। तो क्रमित युग्म के अंदर आपको अवयव लिखने हैं a और b के। क्रमित युग्म का मतलब देखिए क्रमित युग्म इस तरीके से आपको छोटे ब्रैकेट के अंदर अवयव लिखने हैं दो अलग अलग। मतलब आपको यहाँ पर दे रखा है पहले a और बाद में दिया हुआ है b। तो आप क्या करेंगे, पहले a समुच्चय के अवयव लिखेंगे और बाद में b समुच्चय के अवयवों को लिखेंगे। देखो किस प्रकार से कि a इंटू बी लिखा हुआ है ना, तो a का पहला अवयव 1, तो यहाँ पर लिखा हमने 1, फिर कोमा लगाया और अब अपने को इस दूसरे समुच्चय का अवयव लिखना है तो b a, फिर कोमा लगा के एक और क्रमित युग्म आएगा तो फिर से a समुच्चय का अवयव और फिर b समुच्चय का अवयव। तो यहाँ इसको लिखने का तरीका इस तरीके से 1, b, मतलब 1 के साथ पहले a को लिखा फिर 1 के साथ इस b को लिखा। ठीक है, अब बात करते हैं हमने दूसरे अवयव की कि 2 के साथ लिखा a को और फिर 2 के साथ लिखा b को, फिर 3 को लिखा a के साथ, फिर 3 को लिखा b के साथ। तो 3, a और 3, b इस तरीके से। तो एक तो ये जो हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि दो समुच्चयों का किस प्रकार से कार्तीय गुणा किया जाता था। ठीक है, तो a क्रॉस b और इसी प्रकार से अगर b क्रॉस a करना हो, b क्रॉस a, तो b क्रॉस a में क्या होगा कि इस बार पहले b वाले अवयव आ जाएंगे और बाद में a वाले अवयव आ जाएंगे। तो b का अवयव पहले a, तो a लिखा, फिर 1, फिर वापस a लिखा, इस बार 2 आ जाएगा, फिर a लिखेंगे 3। ठीक है, पहले a के साथ इन तीनों को लिख दिया। अब अपने क्या करेंगे, इस b के साथ इन तीनों को लिख देंगे। तो b, 1, b, 2 और b, 3 इस तरीके से। तो दो कार्तीय गुणा मैंने आपको बता दिए कि a का b से गुणा करना हो या b का a से गुणा करना हो तो किस प्रकार से करना है। और यहाँ पर भी अपने को जो बातें अब आगे काम में आने वाली हैं वो ये कि एक तो ये ध्यान में रखना कि a इंटू b ये b इंटू a के बराबर नहीं होगा। ये सिर्फ एक ही शर्त के अंदर बराबर हो सकता है जब a और b खुद आपस में बराबर हो जाएं। ठीक है, ये a इंटू बी और b इंटू a कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। कब बराबर हो सकते हैं, जब a और b दोनों आपस में ही बराबर हो जाएं। ठीक है, इसमें अपना नोट लगा के लिख सकते हैं कि a क्रॉस b और अगर b क्रॉस a दोनों बराबर होना चाहते हैं तो ये तभी होंगे जब a किसके बराबर होगा, b के।
जब ए बी के बराबर हो जाए। तो एक तो ये अपने को ध्यान में रखनी है, मेन जो इसके अंदर बात है। ठीक है, यहाँ से अपने देख सकते हैं कि 1, A और 1, ये दोनों अलग अलग हैं कि क्रमित युग्म के अंदर जो अवयव आते हैं उनको अगर अपने इंटरचेंज कर दें तो वो खुद आपस में चेंज हो जाते हैं। कि अपने कह सकते हैं कि 1, A बराबर नहीं है 1, के। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि जैसे 2, A और 1, 2 ये दोनों अलग अलग हैं, इनको अपने एक चीज़ नहीं बोल सकते। ठीक है, कि जब तक ये छोटे ब्रैकेट में लिखे हुए हैं और कोमा लगा के लिखे हुए हैं तो ये अलग अलग हैं। तो एक तो ये अपने को ध्यान में रखना है इसके अंदर। एक इसके अंदर अपने को जो ध्यान में रखना है वो ये याद रखना है कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या तो इसका एक सूत्र था, वो ये था कि n इंटू A क्रॉस B बराबर n ऑफ A इंटू n ऑफ B। n का मतलब यहाँ पे नंबर से है। ठीक है, तो ये सूत्र अपने को याद रखना है कि अगर अपने को A और B का जो कार्तीय गुना है उस कार्तीय गुना में अवयवों की संख्या बतानी है। A क्रॉस B के अंदर अगर अपने को अवयवों की संख्या बतानी है तो दोनों में जितने अवयव हैं उनका आपस में गुणा कर देंगे। मतलब यहाँ इस A में 1, 2 और 3 अवयवों की संख्या यहाँ पे है 3, तो यहाँ लिखा 3, और यहाँ पर अवयवों की संख्या है 2, तो 3 गुणा 2 बराबर कितना आया 6। तो यहाँ पर देखो 6 अवयव हैं, ये एक अवयव मतलब पहला अवयव, ये दूसरा अवयव, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा है। तो एक ये अपने को सूत्र याद रखना है कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अभी के लिए अगर अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा कैसे करना है और उस कार्तीय गुणा के अंदर अगर अपने को अवयवों की संख्या बतानी है तो वो किस तरीके से बताई जाती है, तो ये सूत्र अपने को याद रखना है। ठीक है, एक तो ये जो कि अभी आगे 12th के अंदर भी काम आएगा अपने लिए। और अब इसके बाद में अपने बात करते हैं आगे उप समुच्चय की। एक टॉपिक है इसके अंदर उप समुच्चय वाला जो हमने 11th के अंदर पढ़ा हुआ है, लेकिन अब फिर से वो एक बार रिवाइज करना पड़ेगा अपने को क्योंकि समझ के अंदर वो फिर से जरूरी रहेगा। तो देखते हैं कि उप समुच्चय क्या था। तो पहला टॉपिक तो कार्तीय गुणा का, जिसमें एक चीज आई क्रमित युग्म और एक सूत्र अपने पास n A क्रॉस B बराबर n ऑफ A इंटू n ऑफ B। ठीक है, तो ये तो दूसरा अपने को इसमें ध्यान में रखना है एक तो उप समुच्चय, ये भी इसमें यूज होगा संबंध के अंदर। उप समुच्चय का मतलब तो यही था कि समुच्चय में से कोई एक छोटा सा समुच्चय बाहर निकाल लें या फिर कोई और किसी और तरीके से अपने को जो भी अपने को यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से अपने को देखना है। जैसे A बराबर तो है मान लो 1, 2, 3, 4 फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, और ऐसा बोल दिया कि एक ऐसा समुच्चय बनाइए जिसके अवयव, ठीक है, जिसके अवयव 2 के गुणज हों। ठीक है, बनाना इसी में से है। मतलब एक सिर्फ एक एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए, डिटेल के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि होता क्या है। एक आपको समुच्चय दे दिया A, अब आपको एक ऐसा समुच्चय बनाना है, अवयव यही यूज करने हैं। ठीक है, जिसके अवयव 2 के गुणज हों। जैसे मान लो मैंने उसको नाम दे दिया B। अब मुझे 2 के गुणज देखने हैं। 2 के गुणज मतलब जो 2 के पहाड़े में आते हो, तो 2 के पहाड़े में एक तो है 2, तो यहाँ 2 आ गया। 2 का गुणज एक है 4, फिर 2 का गुणज है 6, फिर 2 का गुणज 8 और फिर 10। ठीक है, तो ये जो बना हमारे पास एक नया समुच्चय, ये इस ऊपर वाले समुच्चय के लिए उप समुच्चय है कि आपको क्या करना है, ये जो आपको समुच्चय दिया हुआ है इसी में से आपको कुछ अवयव निकालने हैं और उनको एक वापस करली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, सामने कोई भी एक नाम दे देंगे अपने भी, तो ये बन जाएगा उप समुच्चय जो कि दिया हुआ है समुच्चय उसके लिए। तो अपने बोलेंगे कि B A का उप समुच्चय है। ठीक है, एक ये अपने को ध्यान में रखना है कि उप समुच्चय कैसा बनता है, कैसे बनेगा उप समुच्चय, कि जो समुच्चय अपने को दिया हुआ है उसी में से कुछ अवयवों को निकाल लो अलग से। निकालना कैसे है, तो हो सकता है कोई ना कोई अपने को नियम मिल जाए, उस नियम को देखते हुए हमने कुछ अवयव बाहर निकाल लिए और उसको अलग से लिख दिया। अगर अपने को ऐसा बोले, जैसे ये तो इसका एक पार्ट हो गया, कोई अपने को ऐसे बोले
कि चार के गुणजों का समुच्चय बनाइए। इसी में से चार के गुणजों का समुच्चय बनाना है। तो मान लो मैंने उसको नाम दे दिया सी, ठीक है, उसे हमने सी नाम दे दिया। अब इसमें से जो चार के गुणज हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेंगे अपने, मतलब चार के पहाड़े में जो आते हो, तो चार के पहाड़े में तो एक तो 4 है और एक 8 है, सिर्फ ये दो ही अवयव हैं, तो यहाँ लिख देंगे 4,8। तो एक ये अपने को ध्यान में रखना है कि उपसमुच्चय कैसे बनता है, ठीक है, कि उपसमुच्चय कैसे बनेगा कि एक समुच्चय दिया होगा, उसी में से कुछ अवयवों को बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, इसका उपसमुच्चय बन गया, ठीक है। ये वर्ड ध्यान में रखना, जो सेंटेंस अभी मैंने बोला, सेंटेंस ध्यान रखना कि इसमें से कुछ अवयवों को बाहर निकालना है, कुछ अवयवों को इसमें से बाहर निकाल दिया, तो जो नया हमारे पास डिजाइन हुआ, यहाँ पर जो नया अपने पास ये मंझले ब्रैकेट के अंदर तैयार हुआ फॉर्मेट, इसको अपने क्या बोलेंगे, उपसमुच्चय बोलेंगे। संबंध की परिभाषा के अंदर अपने इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद में, अब उपसमुच्चय के अंदर अपने को एक चीज और ध्यान में रखनी है, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने यहाँ कार्तीय गुणा के अंदर एक सूत्र पढ़ा ना, कार्तीय गुणा के अंदर हमने एक सूत्र पढ़ा, कौन सा सूत्र था वो, कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये क्या बराबर था कि नंबर ऑफ ए इंटू में नंबर ऑफ बी, ठीक है, ये वाला सूत्र हमने पढ़ा। ऐसा ही एक सूत्र अपने को पढ़ना है यहाँ उपसमुच्चय के अंदर भी, और वो सूत्र है कि उपसमुच्चयों की संख्या का, उपसमुच्चयों की संख्या, मान लो ए अपने को दिया हुआ है 1,2,3, तो आप इसके कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं, ठीक है। तो इस ए के लिए मैं लिखूंगा ए के लिए उपसमुच्चयों की संख्या, तो इसका सूत्र याद रखना अपने को, ठीक है, कि उपसमुच्चयों की संख्या अपने कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका सूत्र है कि 2 की पावर n, और n क्या चीज़ है, n है कि यहाँ पर कितने अवयव हैं, कि यहाँ पर 3 अवयव हैं, तो यहाँ आ जाएगा n बराबर 3, तो 2 की पावर 3 बराबर 8, तो ये 8 आया हमारे पास उपसमुच्चयों की संख्या। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, सिर्फ आपको मान ज्ञात करने आ जाएं और सूत्र का यूज करना आ जाए, ठीक है। सिर्फ ये 2 बातें अभी के लिए अपने को ध्यान में रखनी है कि कार्तीय गुणा करना आ जाए, कार्तीय गुणा करना आ जाए, और दूसरा अपने को उपसमुच्चयों की संख्या के बारे में पता लग जाए। अच्छा, इसके 8 उपसमुच्चय मैंने लिखा यहाँ पे 8 उपसमुच्चयों की संख्या 8, मैं इसके 8 उपसमुच्चय बना सकता हूँ। वो कौन कौन से, मतलब इसी में से अवयवों को बाहर निकाल के 8 प्रकार से लिखा जा सकता है। देखो कैसे, एक तो हुआ जी खुद, सिर्फ एक अवयव लिया, एक, ठीक है, एक हुआ, 2 इस तरीके से, फिर 3, एक हमने बनाया जैसे 1,2, एक हमने बनाया 1,3, फिर 2,3, कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। कि ये उपसमुच्चय ही तो हैं, इसके कितने बनाने हैं अपने को, 8 बनाने हैं। और एक ये खुद हो जाएगा कि अगर अपने सारे ही लिख लें, आपको ध्यान होगा 2 अनुचित हमने उपसमुच्चय पढ़े थे 11th क्लास के अंदर, 2 अनुचित उपसमुच्चय, जिसमें एक तो ये खुद ही हो जाता था कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। एक तो ये लाइन मैंने आपको इसमें नोट करवाई थी, और एक मैंने बताया था कि रिक्त समुच्चय भी प्रत्येक समुच्चय के लिए उपसमुच्चय का ही काम करता है। तो ये 2 और हो जाएंगे, ठीक है। 6 तो ये हो गए, 3 और 3 6, और एक अपने पास हो जाएगा रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, ये सिंबल था। और एक अपने पास था ये स्वयं, स्वयं ए, स्वयं मतलब ए, मतलब 1 2 3। तो क्या करना है अपने को, उपसमुच्चय बनाने आने चाहिए। मतलब इसमें से अपने अवयवों को बाहर निकालना है तो कितने प्रकार से निकाल सकते हैं। तो पहले तो मैंने सिंगल अवयव बाहर निकाल लिए, मतलब एक अवयव बाहर निकाल लिया, कि पहले सिर्फ इस एक को बाहर निकाला, ये उपसमुच्चय बन गया इसके लिए। फिर मैंने इस 2 को बाहर निकाला, फिर मैंने इस 3 को बाहर निकाल लिया, ठीक है, 3 तो ये हो गए। और फिर मैंने क्या किया, 2 अवयवों को बाहर निकालना शुरू किया। कि उपसमुच्चय का मतलब ये है कि जो समुच्चय आपको दिया हुआ है उस समुच्चय में से कुछ अवयवों को बाहर निकालना है। तो सिंगल अवयवों को बाहर निकाल सकते हैं, जोड़े में बाहर निकाल सकते हैं, पेयर 3 के पेयर के अंदर भी निकाल सकते हैं, जितने दे रखेंगे उसके हिसाब से अपने बाहर निकाल लेंगे। और सूत्र क्या है इसको ज्ञात करने का, ये 2 की पावर n। और n क्या चीज़ है, यहाँ पर जितने अवयव होंगे वो, अगर यहाँ पर एक अवयव और होता 4,
तो वहाँ 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 फिर 16 उपसमुच्चय बनते हैं। ठीक है, 16 उपसमुच्चय। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये रिक्त समुच्चय 7वां, और 8वां ये खुद, तो टोटल 8 ये उपसमुच्चय हो गए, और एक सूत्र अपना 2 की पावर n वाला। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब अपने बात करते हैं संबंध की। हालांकि संबंध की परिभाषा हमने पढ़ी हुई है, पर अपने को अब जो इंपॉर्टेंट जो इसकी डेफिनेशन है जो ध्यान में रखनी है, सिर्फ एक परिभाषा अगर अपने को बतानी हो तो वो परिभाषा देखो क्या होगी। उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n। ये n भी वैसे नंबर के लिए ही है, नंबर ऑफ ए। ठीक है, जो ऊपर वाला सूत्र लिखा हुआ है कि a क्रॉस b में नंबर्स अवयवों की संख्या, मतलब a में अवयवों की संख्या, इसका मतलब नंबर ऑफ b, b में अवयवों की संख्या, और ये n मतलब जो समुच्चय दिया हुआ है वहां पर अवयवों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो n का मतलब जहां भी n आएगा ना, उस n का मतलब अवयवों की संख्या से है। ठीक है, n का मतलब क्या है, अवयवों की संख्या। तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, बीच में ये पॉइंट था ये अपना क्रमित युग्म, ये चलते रहेगा। अब अपने पास है नंबर 3 पे कि संबंध। देखिए, संबंध को अगर अपने किसी एक शब्द के रूप में समझाना हो कि संबंध है क्या, हालांकि टॉपिक तो ये इतना डीप है कि जितना आप इसके बारे में पढ़ते जाओगे उतना ही कम लगेगा ये आपको, कि बहुत सा इसके ऊपर थ्योरेटिकल मैटर मिल जाएगा आपको, जो अपने लिए अभी वैसे तो इतना ज़रूरी नहीं है। अभी अपने को 12th के अकॉर्डिंग देखना है, सिर्फ अपने को काम की चीज़ें देखनी है, पढ़ने के लिए तो काफ़ी कुछ है। तो देखिए, इसमें अपने को इसमें से जो मेन, जो मैंने भी बोला कि अपने को अगर कोई एक शब्द बताना हो इसके लिए, संबंध के लिए कोई अगर अपने को एक शब्द बताना हो तो वो एक शब्द इसके अंदर रहेगा, ध्यान रखना, डायरेक्शन। डायरेक्शन को बताता है एक तरीके से ये। ठीक है, डायरेक्शन को, कि जैसे ए बी का भाई है, मान लो मैंने एक वाक्य बोला अभी कि ए बी का भाई है। ठीक है, ये एक वाक्य लिख दिया। अब ये जो वाक्य है कि ए भाई है बी का, ए बी का भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है, ठीक है, ए जो है वो क्या है, मेल है। बी के बारे में अपने नहीं कह सकते कि बी क्या होगा, बी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर अपने बात करें सामान्य परिस्थितियों में कि ए बी का अगर भाई है, तो मेरे लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन है कि ए बी का भाई है। समझ रहे हो इस चीज़ को, कि ए बी का भाई, तो ये एक डायरेक्शन में गया। ठीक है, और ये बी के साथ संबंधित हुआ, मतलब ए संबंधित हुआ किसके साथ, बी के साथ। क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि बी भी ए के साथ संबंधित है, या मैं ये कह सकता हूँ कि क्या बी ए का भाई है। ठीक है, इसको समझना कि क्या बी ए का भाई है, तो ये कोई ज़रूरी तो नहीं है, बहन भी तो हो सकता है बी ए की, कि ए बी का भाई है। यहाँ पे श्योर है कि ए तो मेल है। ठीक है, ए मेल है, बी के बारे में अपने श्योरिटी नहीं ले सकते। तो इस चीज़ को समझना भी कि संबंध जो है ना वो एक डायरेक्शन में चलेगा। हम इस तरफ से उस तरफ तो जा सकते हैं, और जब तक अपने को पूरा पता ना हो, पूरी नॉलेज ना हो, तो वापस इस तरफ नहीं आ सकते। कि अभी अपनों ने बोला कि ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई, कि ए संबंधित हुआ बी के साथ और भाई के रूप में वो संबंध आया। लेकिन बी का ए से किस प्रकार का संबंध है कि ए, ठीक है, इस लाइन के लिए कि ए बी से संबंधित है। ठीक है, किस नियम से, भाई के नियम से या भाई के संबंध से। समझ रहे हो इसको, कि ए बी से संबंधित है। हम जानते हैं, अगर मैंने ये लाइन लिख के दे दी कि ए बी का भाई है, तो मुझे पता लग गया कि ए बी से संबंधित है। वो संबंध क्या होगा, वो संबंध होगा भाई का। लेकिन क्या बी ए से संबंधित है, तो बी ए से संबंधित, मान लो कि बी ए से संबंधित है, हालांकि संबंधित तो हो ही गया, लेकिन वो किस नियम से हुआ, क्या वो भाई के नियम से संबंधित हुआ या बहन के नियम से संबंधित हुआ। कि बी ए से संबंधित है, लेकिन यहां पर अपने को नियम नहीं पता। सिर्फ मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, इसके बारे में मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन तब तक के लिए अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि संबंध एक डायरेक्शन है। संबंध एक डायरेक्शन है जो वन वे में चलेगी। वापस आने के लिए
वापस आने के लिए नियम के बारे में पता होना चाहिए कि एक तरफ के लिए ठीक है कि अगर कोई नियम, यह भी तो नियम ही तो है एक तरीके का, ठीक है कि ए बी का भाई है, ये अपने को कोई एक नियम दिया हुआ है। इस नियम को देख के मैंने बोला कि ए किससे संबंधित है, बी से, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि बी ए से संबंधित है। बी ए से संबंधित क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो बी ए से संबंधित किस संबंध से है, वो भाई के संबंध से है या बहन के संबंध से है। तो समझ रहे हो कि संबंध जो है वो एक डायरेक्शन है। सिर्फ इतनी ही बात ध्यान में रखना कि संबंध एक डायरेक्शन है। अब ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को लिखना है, इस डायरेक्शन को लिखना है गणित की भाषा के रूप में, और इसके बारे में अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए सिर्फ आपको 11वीं क्लास का जो वीडियो अगर आपने वो नहीं देखा हुआ ना, फर्स्ट चैप्टर, वो सेकंड चैप्टर का वो वीडियो है संबंध व फलन का, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर तो आपका समुच्चय का वाला था और सेकंड चैप्टर है संबंध और फलन का। तो उस चैप्टर को, उस वीडियो को जरूर देख लेना, या अगर आपके वो बुक्स अगर आपके पास हैं 11th की तो उनको जरूर देखना कि उसमें से संबंध के बारे में और समुच्चय के बारे में अगर आपने अभी तक उसके बारे में नहीं पढ़ा हो तो पहले उन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे का काम करवाना यहाँ पर आपके लिए क्या रहेगा, लाभकारी रहेगा, अन्यथा इसकी फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना अभी कि अपने को 11th का बेसिक जो है ना वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और सारा ये एनसीईआरटी के ऊपर ही है। हालांकि पढ़ना हो तो अगर आपके पास अगर राजस्थान बोर्ड की कोई, राजस्थान का उस बोर्ड का जो सिलेबस है, आरबीसी का जो सिलेबस है, अगर वो सिलेबस की भी अगर कोई बुक है ना तो उसमें से भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। और वैसे भी मार्केट के अंदर आपको बुक मिल ही जाएगी, नहीं तो ऑनलाइन तो है ही, ऑनलाइन आपको बुक अवेलेबल हो जाएगी। तो ध्यान रखना, सिर्फ अपने को अभी 11th का जो मैटर है एक बार वो ध्यान में रखना है कि हमने 11th के अंदर क्या क्या पढ़ा। आप 11th में से एक तो कार्तीय गुणा के क्वेश्चन करके देखना, एक उप समुच्चय के क्वेश्चन करके देखना, ठीक है, और संबंध के बारे में सिर्फ आपको परिभाषा देखनी है। इसके अलावा अभी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसकी संबंध की परिभाषा भी बताऊंगा, संबंध को कैसे लिखा जाता है, वो सारी की सारी बातें अपने तब करेंगे। थैंक यू।